नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एनडीए सरकार जो है एक बार फिर से सरकार बना चुकी है अपनी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पर आशंकाएं अभी भी यही लगाई जा रही हैं कि कभी भी सरकार गिर सकती है। क्योंकि ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब उन्होंने ये कहा कि भैया हम कभी भी अपनी सरकार बना सकते हैं, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य यह नजर आ रहा है कि कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। यानी कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जो है कभी भी पलटी मार सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स बन चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तमाम सारी चीजें हो चुकी हैं और ये देखा जा रहा है कि जो मुख्य मंत्रालय थे वो इस बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बदल जाएंगे या नाम जो है वो बदल कर आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो मुख्य मंत्रालय थे वापसी इन्हीं सरकार में थे और आज हमारे साथ देखिए राकेश राजपूत जी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है? देखिए, सबकी आशंकाएं अभी यही हैं। अभी भी कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन उस उम्मीद पे अड़ा हुआ है कि हमारी सरकार कभी भी बन सकती है। आपको लग रहा है ऐसे कि हाँ भाई 5 साल चलेगी या कुछ ऐसा ही समय रहेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। हाँ। अगर ये चर्चाएं उठ रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, और महाराष्ट्र का जो आपके सामने एपिसोड चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि शिंदे जी भी नाराज हैं। हाँ। अजीत पवार साहब भी नाराज हैं। हाँ। तो इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वही नाराज हैं और इनकी सरकार जो है बैसाखी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये नाराजगी भी भारी पड़ सकती है मोदी जी पे? इसमें कोई दो मत है नहीं। मैंने कहा ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। हाँ। तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इंडिया गठबंधन को ये सहयोग करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अभी भी पूरा विश्वास है आपको कि प्रधानमंत्री अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे आप नरेंद्र मोदी को कि हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं? स्वीकार आप वहीं से करेंगे कि भैया जब वहां से बनेंगे तभी हम मानेंगे? अभी आप 26 तारीख को लोकसभा का अध्यक्ष चुन जाने दीजिए। हाँ। उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अभी भी वही है कि मतलब फ्लोर टेस्ट के बाद भी कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ना, उम्मीद पे दुनिया जाएंगे। नीतीश कुमार देखिए चरण छूने के लिए तैयार थे नरेंद्र मोदी के। आपको लग रहा है कि हाँ वो उनको छोड़ देंगे, इस बार फिर से पलट जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं भरोसा जीतना होता है और वो उम्र में बड़े हैं। हिंदू संस्कृति है कि अपने से जो बड़ा है उसके पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। अगर नीतीश जी पैर छू रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? उम्र में मोदी जी बड़े हैं उनसे, तो इसमें बुराई क्या है? पैर छू लिए तो ये तो संस्कृति है। राजनीति में तो है ना, देखिए सम्मान तो सम्मान एक अलग अपनी जगह है। लेकिन राजनीति एक अपनी जगह से तो नहीं जाएंगे अभी, तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं ना। आपको मालूम होगा, नीतीश जी को एक उम्मीद थी कि जो मंत्रालय उन्हें रेल मंत्रालय दिया जाएगा, उन्हें रेल मंत्रालय नहीं दिया गया। उन्हें तो ये भी था वित्त मंत्रालय दे दीजिए, कृषि मंत्रालय मुझे दे दीजिए। इतनी डिमांडें जो थी एक भी पूरी होती हुई तो नजर नहीं आई। तो मेरे जो आप सवाल कर रहे हो उसका जवाब भी आप ही दे रहे हो। तो मतलब डिमांड पूरी नहीं हुई तो छोड़ देंगे? अब देख रहे हो आप, नाराजगी है ना उनकी। और ये सरकार बैसाखी की सरकार है, इसलिए कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और जगह जगह ये चर्चाएं हो रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और तमाम न्यूज़ चैनलों में ये सब चीज़ें, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि संगठन के जो लोग हैं एनडीए के, वो खुद ही नाराज हैं। और जब वो नाराज हैं तो जाहिर सी बात है वो देश हित में अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो पूरे समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा और आज़ादी मिलेगी। जिसको इन्होंने तानाशाही दे के, जैसे सीबीआई से, ईडी से, तमाम संगठनों को, तमाम पॉलिटिकल संगठनों को इन्होंने दबाव दे के तोड़ा, उससे आज़ादी मिलेगी देश को। आजादी मिलेगी और एक बार फिर से आजादी वापसी आ जाएगी आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं। देश आप करें तो ठीक है, वो करें तो वो गलत है। आप कर रहे हैं तो आजादी से जी रहे हैं, वो कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है। देखिए, लोकतंत्र की आप बात करें, संविधान की बात करें, ये बात उठी कहाँ से? आप उसके अगर जाएंगे बैक में तो अयोध्या पे चले जाइए। अयोध्या में इनके जो सांसद थे लल्लू सिंह जी, उन्होंने ही सबसे पहले 2-3 इनके सांसदों ने ये कहना चालू कर दिया कि हमें 400 पार करिए और हम संविधान बदल देंगे। और देश की जनता ने, जो हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ इतना खूबसूरत संविधान है, उसको ये बदलने जा रहे थे। इसलिए देशवासियों ने और एनडीए ने, बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर इनको
आईना दिखा दिया कि आप संविधान को नहीं बदल सकते, आप लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए तमाम चीजें हैं। आप शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी, इनकी मंशा हमारा हिंदुस्तान जान गया। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी कि जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा और सीएम पद छोड़ने के बाद उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया तो इनकी मंशा वहीं से दिख गई थी। उसके बाद जब मंदिर में गए कन्नौज तो वहां इन्होंने मंदिर को गंगा जल से कांग्रेस धुलवाया। इतनी उतावली क्यों हो रही है? नहीं, आप कांग्रेस की अपनी कांग्रेस पहले इतनी- मेरी हाँ। इस बात को सुन लीजिए कि इनकी मंशा कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है। ये पिछड़ों को, दलितों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री बने, देश के मुख्यमंत्री बने। इनकी मानसिकता बहुत संकुचित है। बिना और बर्दाश्त देश करे ही वो प्रधानमंत्री बन गए। कौन बिना बर्दाश्त करे ही 240 सीट अकेले अगर भाजपा की देखने को आ गई। इसी बात को तो मैं कह रहा हूं, जो 400 पार कहते थे उनकी 300 भी नहीं आई, 250 भी नहीं आई, 240 पे सिमट के रह गए। और आज बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। उसके बाद भी इनका इतना अहंकार है और ये ज्यादा दिन अहंकार टिकेगा नहीं। ये कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों और तमाम इनके जो सहयोगी हैं वो इन्हें एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ते जा रहे हैं। हाँ। ऐसे तो फिर ये भी बोल सकते हैं ना कि देखिए उन्हें टिकाने के लिए भी भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं कि उनकी सरकार जो है वो टूटे ना। देखिए किस हद तक ये लोग गए। आप 2014 का इलेक्शन ही आप देख लीजिए। इन्होंने केवल झूठ की राजनीति करी। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख अकाउंट में डालेंगे। आए क्या? नहीं आए। पूरा देश जानता है इस बात को। फिर इन्होंने कहा किसानों की डबल आय करेंगे, हुई कि नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, दिए क्या? नहीं। जब इन्होंने अपने भाषणों में तो कहा ही, अपने घोषणा पत्रों में ये कहा और देश की जनता ने इन पे भरोसा करके इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। और जब आप जैसे मीडिया चैनलों ने इनसे सवाल किए, अमित शाह जी से सवाल किए, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा ये तो जुमला था। जुमला का मतलब धोखा था, झूठ बोला था। और झूठ को इन्होंने परिवर्तित कर दिया फिर गारंटी में। और गारंटी के नाम पर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की और देश गुमराह नहीं हुआ और देश ने इनको आईना दिखा दिया। और अब देश इनकी बातों में नहीं आने वाला है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, चलिए एक तरफ हो गए नरेंद्र मोदी, चलिए मान लिया कि नहीं है सही प्रधानमंत्री, बहुत विरोध है, आलोचनाएं हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर सामने कोई चेहरा आपको नजर आ रहा हो इंडिया गठबंधन से कि हाँ भाई ये एक ऐसा है कि भाई सटीक है, एकदम बिल्कुल फिट बैठता है इस प्रधानमंत्री पद के लिए, वो किसको फिर आप बोलेंगे? हमारे इंडिया गठबंधन में काफी सारे ऐसे चेहरे हैं। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करूं मैं तो वो भी प्रधानमंत्री बनने वाले क्यों हैं? नहीं बन सकते? अच्छा। उनमें सारी काबिलियत है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटों से हराने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले आदरणीय अखिलेश यादव फिर जी भी हैं। सबसे ज्यादा उतावला कौन है? बयान अगर किसी के आ रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे या एग्जिट पोल जिस तरीके के दिखाए गए थे उस पर जो बयान आए, हमेशा से जो बयान रहे वो कांग्रेस के रहे। अगर कांग्रेस और भाजपा की अगर अलग अलग सीटें आप देखेंगे तो अंतर है या नहीं है? 1 की 99 हो तो 1 की सरकार 250। गिराने की जो बात कह रहे हैं, सरकार गिराने की बात कौन कह रहा है? हाँ। सरकार गिराने को और सरकार को आईना दिखाने का काम मोहन भागवत जी कर रहे हैं। अच्छा, वो बार बार कह रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार अब ऐसे नहीं चलनी चाहिए। तो जल्दी इन्होंने जाग मणिपुर गए। मणिपुर मोहन भागवत जल्दी जाग गए मतलब। आरएसएस से अब आप देख रहे हो ना कि आरएसएस के लोग ही इनको बता रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, इंद्रेश जी कह रहे हैं, तमाम आरएसएस के आज लोग। मोहन भागवत आपके लिए ठीक हो गए? नहीं, मेरे लिए मतलब ठीक आज नहीं। उन्होंने एक बयान आप आपके BJP पक्ष में को दे दिया आईना तो दिखा रहे हैं। बीजेपी को अगर आईना दिखा रहे हैं तो आरएसएस के लोग ही दिखा रहे हैं। मतलब सरकार बीजेपी को जो गिरेगी। आईना दिखाएगा वो सही है ना? ये देश की जनता अगर बीजेपी को आईना दिखाती है, उनकी आलोचना करती है, उनका विरोध करती है, तो वो इस देश में देशभक्त है, तो वो लोकतंत्र को मानने वाला है। अगर उन्होंने तारीफें कर दी तो वहीं पर वो देशभक्त बन मैंने जाता है। देशभक्त नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा कि आरएसएस के चीफ ने जब बीजेपी पे सवालिया निशान कर दिया तो दूसरों की क्या जरूरत है? जब उनके घर के लोग ही उन पे उंगली उठा रहे हैं, बाहर वाले तो बता ही रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने तो कितनी बार कहा है कि इन ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी सरकार ने केवल देश को लूटने का काम किया और अपने निजी व्यापारी मित्रों को भारत की पूंजी का मालिक बनाने का काम किया और देशवासियों को बदुआ गुलाम बनाने का प्रयास किया। साम्राज्यवाद की स्थापना करने की कोशिश की, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन
इस देश की जनता जाग चुकी है और इन ढोंगी पाखंडियों को आईना दिखा चुकी है। आज ये बैसाखी की सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश की जनता ने ही 240 सीट अकेले भाजपा को दिलवाई, एनडीए की इतनी सीटें इस देश की जनता ने ही दिलवाई हैं। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मानते कि ये ढोंगी पाखंडी लोग जो 400 चिल्ला रहे थे, उनकी 300 भी नहीं आई, उनकी 250 भी नहीं आई, मात्र 240 पे रुक गए हैं। उसके बाद भी उनका अहंकार इतना है। ईवीएम पर अब हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं आप। देखो यही अगर आपकी बहुमत से भी ईवीएम पे सवाल आज भी हमारा है, हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। या ऐसा है कि भाई अब तो हमारा जो है इक्वल पर आ ही गए हैं हम, अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो सरकार भी बना सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ईवीएम ठीक हो गया? हमने कब कहा ईवीएम ठीक हो गया? अभी भी आपको डाउट है? हम ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये वाले जो रिजल्ट है इनसे खुश है या नहीं है? नहीं, ये तो अगर ये रिजल्ट जो है उससे हम संतुष्ट होने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर ईवीएम के अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होते तो 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटें हम जीतते। इसमें कोई 80 जीत जाते 100%। अगर बैलेट पेपर से होते। मतलब इसका मतलब तो आप ये भी कह सकते हैं कि आज शपथ जो है वो राहुल गांधी या कोई और ले रहा होता इंडिया गठबंधन से। मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी भी ले रहे होते। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बैलेट पेपर से होता। हाँ। अभी भी डाउट जा रहा है आपका? डाउट नहीं है, पूरे देश में 5 साल में कर लीजिए एक बड़ा आंदोलन, विपक्ष करे, अखिलेश यादव भी उतरे, राहुल गांधी भी उतरे कि भैया 29 में चलिए, बैलेट पेपर 29 तक तो आ ही जाए। आप ये क्यों क्यों नहीं देख रहे हैं कि देश के सामाजिक संगठन हो, तमाम संगठनों ने डिमांड करी कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। कितने आंदोलन हुए जंतर मंतर पे, आप देखिए कितने वकीलों ने आंदोलन किए। तो तमाम डिमांड तो हमारी आज भी है, लेकिन वो हमारे केवल अकेले डिमांड मांगने से नहीं होगा ना। सब जब देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर जब चुनाव आयोग से बात करेगी तब बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। अच्छा, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की चीजें चल रही है इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रेंड पर भी महाराष्ट्र सरकार का है कि महाराष्ट्र सरकार कभी भी जो है किस तरीके से जो है पूरा देखने को मिल रहा है कि वही गिरने वाली बात हो जाती है कि सरकार गिर सकती है कभी भी। तो कितना नुकसान जो है वो इनको होने वाला है अब? किनको? एनडीए को। एनडीए को आपने देख लिया। हाँ। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। हाँ। उसमें उनको कितनी मिली, उनको आईना नहीं दिखा। तो अब जो अगले साल चुनाव होने विधानसभा के, उसमें और आईना दिख जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश के बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तमाम ऐसे राज्यों में इनको आईना तो देखने को मिला। आप उत्तर प्रदेश से ही हैं? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से, मैं एटा से हूँ। अच्छा, एटा से आप हैं। 27 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का फिर से। अभी जैसी सीट उत्तर प्रदेश की बनी है, ये लोकसभा सीट जो आई है कि भाई अखिलेश यादव का बहुत ही जो है रुतबा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, इन आंकड़ों से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ इस बार हटने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, जन आक्रोश और ये जो प्रत्यक्ष अभी चुनाव हुए उसका रिजल्ट देख के एक उत्साह है पूरे उत्तर प्रदेश के जनवासियों में, और जो जन आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, इनसे जनता त्रस्त हो गई है। और उत्तर प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 पर्चे लीक हुए। ये सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार करने में लगी हुई है। एक पर्चा भरने में एक बच्चे का 1000 से 1500 रुपये या 2000 रुपये तक खर्चा होता है, और 10 पर्चे लीक होना, आप ये समझो कि कितना जन आक्रोश है। बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देखो, हाथरस की घटना नहीं भूले हो गए। आप कह सकते हैं ना आप कि इस बार चुनाव हटा देंगे आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता हटाएगी। ये जनता हटाएगी इनको, क्योंकि ढोंग पाखंड से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और ये संविधान से नहीं चला रहे, ये तो संविधान को खत्म करने जा रहे थे। तो जन आक्रोश इनके खिलाफ है। 27 में कोई दो मत नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। चलिए, ये तो देखिए राकेश राजपूत जी हमारे साथ थे, और उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा प्रदेश है वहां से आप आए हैं। अब तमाम बातें करी हैं। अब किस तरीके से देखिए लगातार सरकार बन भी गई, आंकड़े भी सामने आ गए, एग्जिट पोल भी सामने आ गए थे, सारी चीज हो गई, फ्लोर टेस्ट अभी होना है, परंतु अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार टिकने कौन वाला है। ये जो टिकेगा, कौन 5 साल अपनी सरकार बनाएगा, कहां किस वक्त कौन सा खेल पलट जाए, किसके मन में क्या उथल पुथल है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू के
आपके मन में क्या चल रहा है, ये जल्द क्लियर होगा, क्योंकि कुछ महीनों की बात है, शायद कुछ महीनों में ये चीजें क्लियर हो जाए कि ऐसे मुद्दे ऐसे बनने वाले हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो राकेश राजपूत जी हैं या और तमाम लोग हैं, आम जनता है जिनसे हम लगातार जो है वो बातचीत करते हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।